कभी सोचा है कि अगर हिस्ट्री थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो आज की दुनिया शायद बिल्कुल डिफरेंट होती। सोचो, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, कैमरास, अलजेब्रा, केमिस्ट्री, ये चीजें कोई स्काई से गिरी हुई चीजें नहीं हैं। ये किसी ने बनाई, टेस्ट की, फेल हुई, दोबारा ट्राई की, और ये काम एक ऐसी सिविलाइजेशन ने किया जिसको आज हम सिर्फ इस्लामिक गोल्डन एज कहकर स्किप कर देते हैं, जैसे ये बस एक चैप्टर हो, जैसे एग्जाम के बाद भूल जाने वाली चीज। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ एक गोल्डन फेज नहीं था, ये एक माइंडसेट था, एक वे ऑफ थिंकिंग था, एक डिसिप्लिन था। और सच बोलूं, ये सिर्फ खत्म नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हमसे स्लिप हो गया, बिना आवाज के, बिना अनाउंसमेंट के, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथ से रेत फिसलती है। आज हम सोचते हैं इल्म परमानेंट होता है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, पीडीएफ में है, क्लाउड में है, बैकअप पे बैकअप, और हमें लगता है बस काफी है। लेकिन उस वक्त हर किताब हाथ से लिखी जाती थी, एक एक पेज किसी के हाथ का काम, इंक, पेपर, टाइम, फोकस, पेशेंस। एक किताब लिखने में सालों लग जाते थे, और एक किताब कॉपी करना वो भी एक स्किल थी, एक जिम्मेदारी थी। और एक लाइब्रेरी, वो सिर्फ बुक्स का रूम नहीं होता था, वो सेंचुरीज ऑफ थिंकिंग होती थी, वो लोगों के दिमागों का आर्काइव होता था, वो एक सिविलाइजेशन की मेमोरी होती थी। आज अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो पैनिक हो जाता है, लोग बोलते हैं डाटा नहीं है। उस वक्त अगर एक लाइब्रेरी जल जाती तो जनरेशंस का इल्म खत्म, हमेशा के लिए। इसलिए उस दौर के लोग ये समझते थे, नॉलेज फ्रेजाइल होती है, इल्म को सिर्फ डिस्कवर नहीं करना होता, उसे प्रोटेक्ट भी करना होता है। कॉपी करना, पढ़ना, आर्काइव बनाना, ट्रैवल के जरिए स्प्रेड करना। यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर करनी जरूरी है। इस्लामिक गोल्डन एज का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम्स बहुत जीनियस थे। जीनियस हर सिविलाइजेशन में होता है, हर जगह होता है, हर दौर में होता है। डिफरेंस ये था कि यहाँ जीनियस को सिस्टम मिल गया था। सोचो इस बात को, आज अगर तुम स्मार्ट हो लेकिन सिस्टम खराब हो, तुम बर्न आउट हो जाते हो, टैलेंट वेस्ट हो जाता है, आइडियाज मर जाती हैं। उस वक्त सिस्टम सपोर्टिव था। मदरसास सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं थे, वो लर्निंग स्पेसेस थे। डिबेट होती थी, नोट्स बनते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हॉस्पिटल्स सिर्फ चैरिटी नहीं थे, वो ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर्स थे, जहां स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते थे, प्रैक्टिस करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे। ट्रांसलेशन का काम हॉबी नहीं था, वो स्टेट लेवल एफर्ट था। पैसा लगाया जाता था, टाइम दिया जाता था। ग्रीक, पर्शियन, इंडियन टेक्स्ट्स ट्रांसलेट, क्रिटिक, इंप्रूव। ब्लाइंड कॉपी नहीं, क्वेश्चनिंग के साथ, कंपेयर करके, टेस्ट करके, फेल होकर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, एटीट्यूड। जाबिर इब्न हयान ने केमिस्ट्री को मैजिक से अलग किया, इसलिए कि उसने कहा रिपीटेबिलिटी मैटर्स। एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार का मिरेकल नहीं होना चाहिए। इब्न अल-हैथम ने ऑप्टिक्स में एक डेंजरस बात कही, सिर्फ अरिस्टोटल के कहने से यह बात सच नहीं है। सोचो उस जमाने में ये कहना कितना रिस्की था। अथॉरिटी को क्वेश्चन करना नॉर्मल बात नहीं थी। इब्न सीना ने मेडिसिन को सिर्फ ट्रीटमेंट से सिस्टमैटिक डायग्नोसिस तक ले गया। सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न्स, कॉज और इफेक्ट। ये चीजें ऑब्वियस लगती हैं आज, स्कूल बुक्स में हैं, लेकिन तब रेवोल्यूशनरी। तब ये सब लिखना मतलब था नए रूल्स बनाना। और ये रेवोल्यूशन स्लोगन्स से नहीं आया, स्टेज स्पीचेस से नहीं आया, साइलेंटली आया, नोट्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, फेलियर्स में, रिविजन्स में। मोस्ट वीडियोस यहाँ पे रुक जाते हैं। लुक हाउ ग्रेट दे वर, नाउ सब्सक्राइब एंड शेयर। रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस इल्म को चलाने के लिए सिर्फ स्कॉलर्स का होना काफी नहीं होता, तुम्हें चाहिए इंस्टीट्यूशंस, फंडिंग, पेशेंस, और सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी। ये लॉन्ग टर्म गेम होता है, जनरेशंस का गेम होता है, और यहाँ से क्रैक्स आने लगती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस, वॉर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। शॉर्ट टर्म सर्वाइवल इज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म नॉलेज। ट्रांसलेशन रुकने लगती है, लाइब्रेरीज निग्लेक्ट होने लगती हैं, टीचर्स कम हो जाते हैं, स्कॉलरशिप रिस्की लगने लगती है, और इल्म रुकता नहीं, वो माइग्रेट करता है। जहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ सपोर्ट मिलता है, जहाँ सिस्टम होता है, जो यूरोप में रेनेसांस के नाम से आता है, उसका सारा फाउंडेशन यहीं से गया। फॉर्मूलाज भी,
मेथड्स भी, एटीट्यूड्स भी, लेकिन सिस्टम यहाँ टूट गया। यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल बात है। लॉस ये नहीं था कि मुस्लिम्स पीछे रह गए, लॉस ये था कि एक सिविलाइजेशन ने अपनी थिंकिंग डिसिप्लिन खो दी। प्रोसेस टूट गया, सवाल पूछना रिस्की लगने लगा, ऑब्जर्वेशन को अननेसेसरी समझा गया, क्यूरियोसिटी को लग्जरी बना दिया गया। और जब क्यूरियोसिटी लग्जरी बन जाए तो इल्म सरवाइव नहीं करता। बुक्स सरवाइव हो सकती हैं, आइडियाज भी, लेकिन माइंडसेट वो नहीं। अब सवाल ये है, ये सब तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है? तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम रिसर्चर भी शायद नहीं हो, तुम लैब में काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो उन लोगों के इल्म पर खड़ी है जिनको तुम शायद कभी नाम से भी ना जानते हो। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, तुम एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हो जहां इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन थिंकिंग कम, स्क्रॉल ज्यादा, रिफ्लेक्शन कम। कंटेंट एंडलेस है, डेप्थ रेयर है। इस्लामिक गोल्डन एज की सबसे बड़ी लेगेसी कोई फॉर्मूला नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, कोई किताब नहीं, वो एक एटीट्यूड था। सी ट्रुथ पेशेंटली, टेस्ट आइडियाज ऑनेस्टली, प्रोटेक्ट नॉलेज कलेक्टिवली। और ये सिर्फ पास्ट का लेसन नहीं है, ये प्रेजेंट का मिरर है। हिस्ट्री का काम सिर्फ इंस्पायर करना नहीं होता, हिस्ट्री का काम वॉर्न करना भी होता है। इल्म अपने आप जिंदा नहीं रहता, उससे कैरी करना पड़ता है, उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उससे नेक्स्ट जनरेशन तक कॉन्शियसली पास करना पड़ता है। अगर ये बात तुम्हें थोड़ी सी भी रियल लगी तो शायद ये चैनल सिर्फ पास्ट के लिए नहीं बना, ये फ्यूचर के लिए भी है। यहाँ वीडियोस रेगुलरली नहीं आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो सोच बदल देंगी। अगर तुम इस तरह का कंटेंट ढूंढ रहे हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। हर इल्म शेयर करने के लायक नहीं होता और हर शख्स सुनने के लायक नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई मुस्लिम दोस्त, टीचर या फैमिली मेंबर्स इस कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी है तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दो, क्योंकि आइडियाज तब जिंदा रहते हैं जब वो ट्रस्टेड हाथों में जाते हैं।